बुधवार को फतेहपुरिया गेस्ट हाउस में लायंस क्लब के और फतेहपुरिया परिवार की ओर से दंत चिकित्सा एवं कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 रोगियों का डॉक्टर अभिषेक शर्मा, प्रियंका जोशी ने करके उचित परामर्श दिया गया। सुरेश चंद्र कलानी ने कैंसर जागरूकता अभियान और कैंसर से बचने का काफ़ी उपाय है और बचा भी जा सकता है। परहेज करें तो हानिकारक तंबाकू इत्यादि का सेवन न करें, गुटखा आदि न खाएं, ये बताया डॉक्टर कला ने। इस अवसर पर डॉक्टर्स व स्टाफ के सदस्यों का स्वागत किया। लायंस क्लब प्रतिनिधि और फतेहपुरिया परिवार के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। क्लब इंटरनेशनल का जो ये सितंबर माह है वो कैंसर और डायबिटिक अवेयरनेस माह के रूप में उन्होंने रखा है। उसके लिए वो एक 3500 किलोमीटर की रैली भी निकाल रहे हैं। मिस्टर दुगड़ ओपी गगड़ हाँ मिस्टर ओपी गगड़ साहब एक 3500 किलोमीटर लंबी की ओवर द कंट्री एक रैली निकाल रहे हैं अवेयरनेस के लिए। उसी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज यहाँ पे जो लायंस क्लब सुजानगढ़ व फतेहपुरिया परिवार की ओर से एक औरल मुख कैंसर का अवेयरनेस कैंप रखा गया है। उसमें डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उनकी वाइफ प्रेरणा शर्मा ने आज सर्विसेज सेवाएं दी हैं। उसमें जो है लोगों को गुटखा खाने से और किन किन कारणों से मुख कैंसर ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों का ध्यान रखता है, उनके बारे में अवेयरनेस बताई गई, उनके जाँच की गई और उनकी जानकारी दी गई। और जिनको कुछ इलाज की दांतों की बीमारियों के इलाज की ज़रूरत है उनको उसका इलाज भी दिया। क्या कहना है, क्या संदेश? लोयनवाद मानवता की सेवा के साथ हमारा ध्येय यही है, लक्ष्य यही है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट ओपी गगड़ साहब ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ओपी गगड़ साहब ने ये सितंबर में हमें ये टारगेट दिया है और इसी टारगेट में हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाया है। फतेहपुरिया परिवार का पूरा सहयोग रहा है इसमें और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सुरेश जी कालानी पीएमओ साहब और डॉक्टर छाबड़ा जी, इनके प्रेरणा से हमने ये कार्यक्रम किया। मंगलवार दोपहर पहुंचा जोधपुर जोन के डिविजनल मैनेजर पंकज सोमवार सिंह की टीम। यहाँ पे मंगलवार दोपहर में अमृत भारती योजना के तहत बन रहे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की अत्याधुनिक बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिसका निरीक्षण किया गया। द्वारा बिल्डिंग के काम व गुणवत्ता सहित अनेक पहलुओं को देखते हुए अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगले साल निर्धारित समय पर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा। तथा साथ ही से लेकर चल रहे टैंक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त को सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। नए प्लेटफार्म बनेंगे, नया बनेगा भवन। बता दें कि 20 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का में सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा। यहाँ भव्य स्टेशन पर बिल्डिंग बनेगी जो कि अमृत भारत योजना के तहत होगी, जिसमें वेटिंग हॉल, लिफ्ट, एक्सीलेटर और वाइफर शौचालय, स्थानीय उत्पादकों कियोस्क इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। नया फुट और भी सहित अनेक सुविधाएं रहेगी। इस अवसर पर डीआरएम ने बताया होगा अमृत भारत स्टेशन की जो स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका शिलान्यास भी किया था, उसी का जो कार्य चल रहा है उसको देखने के लिए हम लोग आए थे कि उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। पूरी टीम आई है और उस पूरी टीम ने उसमें जो काम की गुणवत्ता है वो देखने के लिए और काम का प्रोग्रेस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स को जो फैसिलिटी एक्सटेंड करनी है केंद्रीय सरकार की जो पहल है, तो उसमें वो जल्द से जल्द काम पूरा करना है। हमारा ये भी टारगेट है, तो उसको पूरा जल्द कराने के लिए कोई उसमें बाधा नहीं है या उसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट या मटेरियल डिप्लॉयमेंट नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं और उसके साथ में सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटी चल रही है ट्रैक मेंटेनेंस में, उसकी भी हम लोग जांच करने के लिए आए थे। एक सर आरपीएफ के द्वारा जो यहाँ पे यात्री आते हैं, उन यात्रियों को रेलवे स्टेशन के अंदर या जो विश्रामालय बना हुआ है उसमें विश्राम नहीं करने दिया जाता और सालासर पे धार्मिक स्थल पे लाखों यात्री आते, काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए उस समस्या का कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी व्यवस्था स्टेशन पे है मौजूद, वो पैसेंजर जो वैलिड टिकट हैं जिनके पास में, उनके लिए व्यवस्था है और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी शिकायत है तो उसकी जांच तुरंत कराई जाएगी।
वैली टिकट थी सर, परसों भी यही हुआ। ठीक है, ऐसा केस है तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, कार्रवाई की जाएगी। सर ये कंप्लीट समय पर हो जाएगा कार्य? हाँ, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें कि बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। ये शिलान्यास के बाद में आप देखें कि काम बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है और जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा। तो क्या खास इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको? आप काम को सही समय पे जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे पैसेंजर की सुविधा जो है वो जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कर सकें। और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ही डिटेल में बड़ा हॉल है, वेटिंग हॉल है बहुत बड़ा, और जो यात्रियों के लिए जो टॉयलेट की फैसिलिटी है, बाकी पूरी बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण भी है, कंप्लीट वो कार्य हो रहा है। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी, और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। भाजपा की चुनावी परिवर्तन संकल्प यात्रा बिदासर के सुजानगढ़ पहुंची। जगह जगह रास्ते पर हुआ स्वागत। कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके, बाबा बालकनाथ बोले सुजानगढ़ की इस सभा में। सुजानगढ़ के संकल्प यात्रा चूरू जिले के सुजानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर यात्रा का स्वागत किया गया। शहर के नए बस स्टैंड पर पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीएल भाटी, विधायक संतोष मेघवाल व गंडावरिया सहित अनेक टिकटा नेतृत्व में किया गया भव्य स्वागत। झालास रोड स्थित नए बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया गया। हालांकि खास बात देखने को मिली, जहां पर टिकट मांगने वाले काफ़ी नजर आए, लेकिन उनके साथ भीड़ नहीं नजर आई। कार्यकर्ता जरूर मौजूद रहे, जिन्होंने उद्बोधन को सुना। सुजानगढ़ के बस स्टैंड और राम दरबार के पास बाबा बालकनाथ ने भी संबोधित किया। अलवर सांसद, पूर्व जिला सांसद भी मौजूद रहे। राहुल कस्बा, यहाँ पर राजेंद्र राठौर प्रतिपक्ष नेता ने इस रैली को संबोधन दिया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित नजर आई, जिन्होंने सुना। इस अवसर पर बाबा बालकनाथ और राजेंद्र राठौर ने उद्बोधन देते हुए कहा, आने वाला चुनाव राजस्थान के विकास को तय करने वाला चुनाव है, अपने देश और प्रदेश को आगे लेके जाने वाला चुनाव है। इस चुनाव में एक अच्छा निर्णय कर और अपने राजस्थान प्रदेश को और देश को आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर अपना प्रदेश आगे बढ़े। इस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में आप सबको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लेकर इस राजस्थान में धर्म की स्थापना करनी है। साथ जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का। सरकार से इस अधर्मी सरकार ने यहाँ श्री राम दरबार को गिराने का जो अधर्म किया था, आज वो समय आ चुका है ऐसे अधर्मी लोगों को इस सत्ता से दूर कर उनको सजा देने का। और उनको ये महसूस होना चाहिए कि राम भक्तों ने आपको राजस्थान की कुर्सी से उतार कर इस प्रकार से फेंका है कि कभी भी वापस ऐसे अधर्मी लोग राजस्थान की कुर्सी पर ना बैठे। और राजस्थान के अंदर आप सभी राम भक्त एक धर्म की स्थापना करते हुए एक सेवा को समर्पित रहने वाली भाजपा सरकार को बनाते हुए इस राजस्थान को, अपने इस प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। ये संकल्प इस द्वार से लेकर हम इस यात्रा को लेकर आगे निकले हैं। बरसों से हमारी आस्था का प्रतीक भगवान राम का दरबार था। उस दरबार को इन्होंने, इस सरकार ने, कुकर्मी सरकार ने, अधर्मी सरकार ने बुलडोजर से तोड़ा। मामला विधानसभा में मैंने उठाया और इन्होंने कहा राम दरबार की हम वापस स्थापना करेंगे, दरवाजा वापस बनाएंगे। आज इस दरवाजे के नीचे से मैं और योगी बालकनाथ जी और सांसद राहुल कस्बा जी गुजर रहे हैं। हम ये संकल्प ले रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, आपकी आस्था का प्रतीक वैसा का वैसा राम दरबार इस जगह पर स्थापित।
सरकार है, ये सरकार भगवान श्री राम की भांति ही उनके आशीर्वाद के माध्यम से जनता की सेवा को समर्पित रहने वाली सरकार होगी। और उस सरकार का ध्येय राजस्थान के अंदर कानून का राज और विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी। ऐसी सरकार भगवान श्री राम की कृपा से, आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। राजस्थान की सेवा को समर्पित रहने वाली सरकार आप सबके चरणों में देने वाली है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, बोलिए भारत माता की जय, नाश हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर भी आप देखा होगा कि G20 के अंदर जिस तरह से भारत ने उसको पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों के अंदर ले जाने का काम किया और पहले भी G20 हुए, लेकिन इस बार का G20 अपने आप में एक अनोखा G20 था जिसके अंदर पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर इवन जम्मू कश्मीर के अंदर भी G20 के कार्यक्रम हुए, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी G20 के कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुए और उसके परिणाम भी जो निकले वो आने वाले समय के अंदर देश को और दुनिया को देखने को मिलेंगे। जो सर्वसम्मति से जिस तरह से हुआ है, तो ये भारत को सम्मान देने वाला जो प्रधानमंत्री ने हो रहा है। लेकिन जब भारत तरक्की कर रहा है, भारत आज विश्व की हाइब्रिड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार को संभाला था तो उस समय इस विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वें स्थान पर था और आज वह 5वें स्थान पर पहुंचा है और आगे ये लक्ष्य है कि 2027-28 तक हम इसको विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे, जहाँ पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जब हम राजस्थान की ओर देखते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के हालात जो जनता ने अपेक्षा की थी, जनता ने एक उम्मीद जताई थी, उसके विपरीत इस राजस्थान में एक तरह से जंगल राज हो चुका है। राजस्थान के अंदर आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि बहन बेटियां भी हमारी सुरक्षित हैं। राजस्थान आज हमारी बहन बेटियों की अगर देखा जाए बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच चुका है। आज नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ में गैंग रेप होता है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह की घटनाएं, चाहे वो भीलवाड़ा की घटना हो या अन्य तरह से देश भर के ऐसे कोने कोने से ऐसी घटनाएं आती है, तो उनको देखकर ऐसा जीव विचलित हो जाता है कि राजस्थान कैसा हो गया, जैसे रेगिस्तान बना दिया, जैसे रेगिस्तान की जिस तरह राजधानी बना दिया है। क्योंकि ये तब होता है राजस्थान में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इसलिए ज़्यादा होती है कि राजस्थान में मुकदमे आधे झूठे होते हैं। वहीं पर कभी वो बयान देते कि हमने मुकदमे ज़्यादा दर्ज और इस तरह से कभी वो दूसरे तरह के बयान देते और बात तो तब हो जाती है कि राजस्थान के अंदर मंत्री सदन के अंदर कहता है राजस्थान सरकार का कि राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं इसलिए ज़्यादा होती है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ऐसी बातें सुनते तो जो हमारे यहाँ के जो रहने वाले जो ऐसे रेपिस्ट लोग हैं उनको संरक्षण मिलता है, उनको बल मिलता है। राजस्थान की शान इसलिए नहीं कि वो प्रदेश मर्दों का प्रदेश कहलाया गया, मर्दों के प्रदेश अगर कहलाया तो उसके पीछे हमारे लोगों ने महिलाओं की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया है, ना कि इस तरह की घटनाओं के लिए। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसी घटना होती है तब वहाँ पर सड़क रहे जो उनके साथी लोग हैं वो बेस दबाकर अगर उसकी हंसी तरह से करते हैं तब ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ में धोखा हुआ। युवाओं को कहा था कि हम 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उनको 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो दूर, उनको आज बेरोजगारी के लिए उनको डर डर की ठोकर खानी पड़ रही है। आज लीड की चीट किसी से छूटी हुई है और पेपर लीक जिस तरह से राजस्थान हुए, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान के अंदर हुए 19 बार पेपर लीक हो जाना, ये युवाओं के साथ में एक प्रकार से धोखा करने वाली सरकार। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के साथ में जो पेपर लीक की घटनाएं ऐसी नहीं हो जाती बिना सरकारी सरकार के संरक्षण के कभी ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जिस तरह से
जो पेपर लीक हो जाना, और उसके साथ ही RPSC के चेयरमैन को जिस तरह से वहाँ पर उसके अंदर आकर यात्रा का स्वागत करा, ये उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। और इसी का उदाहरण है सबसे बड़ा, लाल डायरी किसी की छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार की इतनी स्थितियाँ बनी है कि लाल डायरी से लेकर और युवाओं के साथ धोखा लेकर सारी चीज़ों को देखें और बहन बेटी के साथ बलात्कार में 1 नंबर पर पहुँचा दिया। आज जहाँ पर क्राइम के अंदर राजस्थान में 1 नंबर पर पहुँचाया है, तो इस तरह से राजस्थान आज जहाँ पर प्रदेश में सबसे पूरे देश के अंदर जो सबसे पहले विकास में 1 नंबर पर राजस्थान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय चल रहा था, आज राजस्थान को सबसे निचले पायदान पर ले जाने का जो सरकार ने काम किया है, इसलिए राजस्थान की जनता इस सरकार से परेशान होकर और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन देने वाली और एक डबल इंजन की सरकार बने। जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, ऐसा ही विकास राजस्थान की जनता चाहती है। और इसलिए ऐसी निकृष्ट नाकाम और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इस यात्रा को समर्थन करेगी। और आज की यात्रा पूरा लगातार 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद है। जब इनको हुकूमत में आना था कांग्रेस सरकार को, इन्होंने जन घोषणा पत्र, जिसको पहली कबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाया था, उसमें लिख के दिया था हम सरकार में आएंगे तो हम GST के दायरे में वेट को पेट्रोल और डीजल पर लेकर आएंगे। 5 जुलाई 2019 को इन्होंने पहली बार 4% वेट बढ़ाया। तब से लेकर अब तक 12% डीजल पर और 10% वेट पेट्रोल पर इन्होंने बढ़ाकर जनता पर महंगाई राहत की बात करते महंगाई लादने का काम किया। इस पर 2 बार 2021 में 2022 में भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, उस अनुपात में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज हमारे चूरू में, विशेष तौर पर राजगढ़ क्षेत्र में, गंगानगर में और इधर सिरोही में जो भी मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के आसपास के पेट्रोल पंप है वो सूख गए और हमारे यहाँ चूरू जिले में डीजल माफिया भी पैदा हो गया। ये सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कृषि राज्य मंत्री मेरे पास बैठे हैं इसलिए नहीं, मैं राजस्थान के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा सभाओं में जाकर आया। मैंने हर सभा में इस किसान पुत्र को इसलिए धन्यवाद दिया कि इन्होंने पिछली बार जब बाजरे का MSP मूल्य 2350 तय हुआ था, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा था कि केंद्र सरकार ने MSP तय कर दी है, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बाजरा खरीदो। उसके राज्य सरकार ने बाजरा का दाना खरीदा नहीं और इस बार 2500 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे की MSP तय हुई है और सरकार अब हमारा बाजरा बिल्कुल तैयार खड़ा है। मंत्री महोदय ने सही कहा, इस बार पिछले बार की बनिस्बत 124% खरीफ की फसल ज़्यादा बुआई हुई, उसमें से राजस्थान में 42% फसल सिर्फ बाजरे की है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई क्योंकि जब फसल को पानी की आवश्यकता थी तब इन्होंने एक के बाद एक हमारे 7 थर्मल पावर हाउस बंद किए और जानबूझकर महंगी बिजली खरीदने के लिए इन्होंने बिजली की कमी दिखाई और कटौती की। और आज आप देख रहे हैं किसान को मुश्किल से 2 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। और जिस प्रकार सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भरत सिंह कुंदनपुर वरिष्ठ विधायक हैं, सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, PWD मिनिस्टर और पंचायत राज मंत्री। उन्होंने कल जब उनको पता लगा कि कोटा के अंदर कबीना की बैठक हो रही है, उन्होंने सर मुंडाया और अपने सर के सारे बाल एक पैकेट में रखकर मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप भेजे और ये कहा कि आपका ईमान मर चुका है। मरे हुए आदमी पर मुंडन करवाना हमारी संस्कृति रही है, मैं मुंडन करा रहा हूँ। जिन बातों को लेकर मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार की बातें जो कही वो इससे सिद्ध होती है। और आज ही कल ही गोपाल केसावत जिसने कहा था कि वो 80-80 लाख रुपए लेकर RPSC में RS बनाता है, एडवांस के अंदर 18.5 लाख रुपए लेता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। एंटी करप्शन एक्ट की सारी धाराओं को हटाकर सामान्य धारा जिसमें तुरंत जमानत मिल जाए उसका चालान पेश किया जाता है। ये सरकार का असली चेहरा है। इस सरकार का असली चेहरा इसलिए भी है
कि आज 565 ऐसे मामले हैं जिनमें एसीबी ने कार्रवाई की, परंतु एसीबी इसी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था एंटी करप्शन एक्ट में धारा 17A में कि जब तक विभागाध्यक्ष अनुमति नहीं देगा तब तक चलान नहीं होगा। वो 585 मामले जिसमें भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया, आज सरकार ने रोक रखे हैं। ये भ्रष्टाचार को न कल्पना देने वाली सरकार है, बल्कि भ्रष्टाचार के आचरण में डूबी हुई सरकार है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी अन्नपूर्णा किट बांट रहे हैं महंगाई राहत कैंप में, 22 सैंपल इनके फेल हुए। पिछली बार विधानसभा में ये दंड विद्या संशोधन विधेयक लेकर आए 2021, उसमें इन्होंने आईपीसी की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन करके कहा कि मिलावट से बड़ा कोई जुर्म नहीं है, मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास होनी चाहिए। मेरा सवाल यही है मुख्यमंत्री जी से, आपने विधानसभा में एक दंड संहिता के अंदर एक संशोधन करके कहा आजीवन कारावास होना चाहिए। आप 1 करोड़ परिवारों को अन्नपूर्णा किट बांट रहे हो, उसके 22 सैंपल फेल हो जाते हैं, उसके तेल में मिलावट, उसकी मिर्ची में मिलावट, उसके धनिया में मिलावट। आपने इस एंटी करप्शन जो एक्ट आपने पारित किया उसमें चलान किसी का प्रस्तुत किया तो आप बताएं, ये इसका जाता नमूना है। आप सरकार ने भी अपना जन आधार को खोते देखते हुए अपने जिले के अंदर भी 3200 महात्मा गांधी प्रेरक लगा रहे हैं। कुल मिला के 50,000 प्रेरक महात्मा गांधी की भर्ती का प्रक्रिया चालू है। पहली बार भर्ती करने वाले उस चयन मंडल में 3 कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे यहाँ रियाजत अली जी भी है, दूधाराम जी भी है, विकास मील भी है। ये तीनों कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे राजस्थान में इस तर्ज पर 4500 रुपये देकर कांग्रेस पार्टी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले इन्होंने राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स लगाए, 50,000 की संख्या में लगाए, 17,000 रुपये प्रति महीने में। इन्होंने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए 2,500, 32,000 रुपये प्रति माह में। इनका काम क्या है, ये क्या काम करेंगे, कौन इनकी हाजिरी प्रमाणित करेंगे, किस जगह पर जाएंगे, कहीं कोई उल्लेख नहीं। मतलब आज तक पहले इन्होंने टेलीफोन बांटकर, अन्नपूर्णा किट बांटकर और बहुत झूठी बातें करके 100 यूनिट बिजली हमने मुक्त कर दी, वो ठगने की कोशिश की। अब ये ईमान नौजवानों का खरीद रहे हैं इस प्रकार सरकारी धन से। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सरकार जो अब कर रही है, इससे सरकार के सारा चीज़ें सामने आ गई। और ये जितने मुकदमे दर्ज हुए, अपने जुलाई तक 1,65,714 मामले दर्ज हुए सिर्फ इस एक महीने में 31 जून तक, और 63,000 में चलान। यानी अपराध होना तो सोसाइटी में हो जाते हैं, पर अपराधी को सजा नहीं देना। चोरियों में हमारा जिला अव्वल है। इस जिले में चोरी की बरामदगी सिर्फ 14% है, सारे राजस्थान में सबसे कम। और पूरे राजस्थान में भी इस 6 महीने में 19,144 चोरियां हुई है और गिरफ्तार हुए सिर्फ 2,314। ये सरकारी दस्तावेज है, मेरा दस्तावेज नहीं। ये पुलिस का वो मासिक प्रतिवेदन है जो पुलिस एक्ट 2003 के तहत इनको भेजना पड़ता है। तो ये सरकार की हालत है। पर मैं कह सकता हूँ और मैं मांग भी करता हूँ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं, हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के अंदर जो 22,000 घोटाला राजस्थान में हुआ है, अकेले इस चूरू के अंदर लगभग 900 करोड़ का घोटाला है। घटिया पाइप, DI पाइप की जगह पर प्लास्टिक के पाइप और बिना मापदंड और मानदंड के खुदाई और बिना मांगे कई जगह टंकियाँ खड़ी कर दी, जहाँ मांगती वहाँ टंकियाँ खड़ी नहीं हुई। मैं इस मीडिया के सामने 2 बातें कहते हुए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से कहूँगा कि इस बार MSP आपने बाजरे की 2500 रुपये तय की। हमारे जिले के अंदर हम सर्वाधिक राजस्थान में बाजरा पैदा करता है और राजस्थान
भारत में सर्वाधिक बाजरा पैदा करता है, हम सर्वाधिक बाजरा यहाँ पैदा करते हैं। आप इस बार हमारी खरीद के लिए पुनः सरकार को लिखें। और दूसरा, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के बारे में जो बात हुई उसको भी लिखें। और इस सर्क में एक जरूर मीडिया से राजस्थान के लोगों से अपील करना चाहूँगा, अन्नपूर्णा किट को लेना बंद कर देना। लें तो फिर बिना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये सरकार की लैब ने कहा है। और कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक उड़ाद है। और अब हमारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े निकल पड़े हैं 4 दिशाओं में। और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस का सुपना साफ होगा। इस जिले में एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत नगर और सुजानगढ़, बाकी हमारा चूरू के कुछ गांव में चल रहे हैं। पर मेन प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है आपनी योजना फेज़ 1 का, जो 850 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो तारानगर तहसील, राजगढ़ तहसील के 27 गाँव, चूरू और सरदारसर के 60 गाँवों को उसमें कवर करना था। वो परियोजना पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे प्लान करी गई थी, पर बार बार राजनीतिक दबाव के कारण, मैं समझता हूँ कि नॉलेज नाम की चीज़ नहीं, उसके ऊपर लोकल विधायकों ने अपनी राजनीति सीखने के लिए उस प्रोजेक्ट को 3 बार चेंज करने की कोशिश करी। और आज जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम स्टेट्स में 90% प्लस का काम हो चुका है, राजस्थान मात्र 31% पे खड़ा हुआ है। और चूरू जिले की हालत ये है कि वो प्रोजेक्ट आज तक उसको फाइनेंशियल सैंक्शन तक नहीं मिली हुई है। एक विधायक महोदय को तो उन्होंने तो लास्ट मोमेंट पे टेंडर निकले हुए डॉक्यूमेंट के अंदर एक अलग योजना निकाल दी, फिर टेंडर को तोड़ा गया दोबारा से, अब 2 हिस्सों में टेंडर निकला है। ऐसे हालात हैं। राजगढ़ और सुजानगढ़ और हमारे रतनगढ़ के तो पहले चरण में करीब 1500 करोड़ के काम चल रहे हैं। उन गाँवों के अंदर, क्योंकि ये दोनों वो काम है, राजगढ़ और सुजानगढ़ और हमारा रतनगढ़ ये हैं, ये आपनी योजना फेज़ 2 के अंदर भारत सरकार के 1200 करोड़ की लागत से वसुंधरा जी के टाइम पे योजना पूरी हुई थी। और राजगढ़ में भूंगी परियोजना 480 करोड़ रुपये की, वो पिछली गवर्नमेंट में पूरी हुई। इनमें SLR बनानी थी 19, आज तक 2 बनी है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया 2.5 साल से काम पूरा नहीं कर पा रही, एक बार भी नोटिस नहीं। इस योजना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बिल्कुल चिंता का विषय है। अभी राजेंद्र जी ने कहा है कि 900 करोड़ से ऊपर का घाटा जो लॉस वो चूरू जिले के लिए लगता है। मैं इससे बड़ा लॉस मानता हूँ कि जो हज़ारों करोड़ रुपये का काम बीते हुए 5 साल के अंदर गाँव में हुआ था, वो सारा का सारा काम इस कांग्रेस की सरकार ने तहस नहस कर दिया। साफ साफ क्लॉज दिया था JJM के अंदर कि जो डेवलपमेंट वर्क है, रिकन्स्ट्रक्शन का वर्क है, वो कॉन्ट्रैक्टर करा के देगा। पर कॉन्ट्रैक्टर को सरकारों के कर्मचारियों ने मिली भगत कर उनको फुल पेमेंट दे दी और गांव की सारी गलियां तोड़ दी गई। ये हालात है। बाजरे की खरीद में इतना कहना चाहूँगा, बाजरा एक MSP के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया, क्योंकि पैरेलली यूनिसेफ ने मिलेट ईयर घोषणा की थी 2023 को। और मिलेट अगर है तो हिंदुस्तान में हमारे क्षेत्र में सिर्फ बाजरा है। हम वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरे के। राजस्थान का नंबर टॉप पे है और राजस्थान के शेखावटी बेल्ट का उसको भी टॉप पे आता है। इसमें गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग चाहिए थी। राजस्थान की सरकार के खुद एग्रीकल्चर अधिकारियों से मैं स्वयं जाके 2 बार मिल के आया। प्रॉब्लम वहाँ पे यही है कि उनको MSP की शॉप्स के ऊपर बच्चों की हेल्थ के साथ में और जो पोषण योजना चली हुई भारत सरकार की उसके साथ में इसको कनेक्ट करना था। पर गवर्नमेंट इतनी एडमेंट रही कि 3 साल हो गए, आज तक उन्होंने बाजरे का MSP के सेंटर तक नहीं खोला। इससे किसानों को बहुत भयंकर लॉस हुआ। और आज मंत्री जी आए हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस लड़ाई को भाई साहब लड़ रहे थे पिछले 3-4 महीनों से, और भारत से हमारे चूरू जिले का क्रॉप कटिंग का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने आज फैसला 2 दिन पहले लिया है। शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए भी कि किसान धरने पे बैठे हुए तो थे ही, और हमने बार बार मंत्री महोदय ने स्वयं ने राजस्थान के कर्मचारियों को बुलाकर हमने बीमा के ऊपर मीटिंग करी कि 2021 का खरीफ का जो क्लेम है वो राजस्थान सरकार की स्टैग ने चूरू जिले का 750 करोड़ के क्लेम को मात्र 250 करोड़ में सल्टा दिया। और इस 250 करोड़ के क्लेम के अंदर हमने जब आपत्ति लगाई कि हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के एवरेज के ऊपर केस बाय केस स्टडी में अगर आपने क्लेम दिया है तो चूरू के साथ ये अन्याय क्यों? कांग्रेस के जितने भी विधायक थे अज्ञानता के अंदर, कुछ ज्ञान नहीं, न मुद्दा कभी विधानसभा में उठा पाए, न मुख्यमंत्री से मिल पाए। हमने आगे पहल कर और भारत राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की आप हालत देखिए, एक पन्ने का लेटर लिख के दे दिया कि क्रॉप कटिंग होने के बाद हमने तो स्टैग की मीटिंग कर ली, अब भारत सरकार जा रहे भारत सरकार कर दे। भारत सरकार ने 3 पत्र का जवाब 2 बार दिया और भाई साहब 26 को दिए गए जवाब के बाद में आज जाके 3 महीने बाद में जो हमारे ये किसान संगठन
वो विधायकों के साथ में गए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, उस पत्र में भी ये लिखा गया है कि भारत सरकार के 21/6 के जवाब के अंदर हम राजस्थान सरकार आज 21/9 को स्टैट की कमेटी मीटिंग दोबारा बुला रही है। 3 महीने तक किसान को धूप में बिठाएगा और वही भारत सरकार का पत्र पे पैसा आज फैसला लिया इन लोगों ने। बड़े शर्म की बात है, 750 करोड़ के क्लेम में 500 करोड़ का घपला हुआ। क्या घपला हुआ वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी जब दूध का दूध पानी का पानी मनुष्य करेंगे। और किसानों को चूरू जिले के अंदर अलग अलग तहसील है, हमारी चूरू तहसील में 90% किसानों के बीमा कंपनी के क्रॉप कटिंग पे सिग्नेचर्स थे, उसके बावजूद भी सरकार ने उनको सैटेलाइट से पेमेंट देने का काम किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय का, तोमर साहब का, जिन्होंने हमने 6 मीटिंगें करी, बार बार पत्र लिखे और आज उस पत्र के आधार के ऊपर मुख्यमंत्री की मीटिंग का हवाला नहीं दिया गया स्टैट की रिपोर्ट के लिए, हवाला भी भारत सरकार के पत्र का दिया गया है। तो मीडिया साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को भ्रमित करने वाली सरकार, किसान धरने पे बैठे रहे, 3 महीने हो गए, मुख्यमंत्री महोदय की भी मजबूरियाँ रही होंगी बहुत, पर बाद में बात समझ में आई है और आज भारत सरकार के इस पत्र का जवाब के ऊपर 21/9/2023 को भारत सरकार के द्वारा लिखे गए जो पत्र का हमारा 3 महीने चलेगा, उस पर स्टैट की मीटिंग बुलाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टैट की मीटिंग में सही फैसला होगा और किसानों को अपने हक का क्लेम मिलेगा। इसके साथ में अनेकों ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन प्रोग्राम्स के ऊपर भारत सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो नए हिंदुस्तान की हम कल्पना कर रहे हैं, जो अमृत काल में हम बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट बहुत पीछे रह गई है और उस हर किया गया। सेतु बंधन का प्रोग्राम चला हमारा, जिसमें हम 3 आरोपी लेके आए हैं। चूरू का अगर सेन का आरोपी एक सबसे बड़ी डिमांड रही, भारत सरकार ने अपने पैसे 2 साल पहले जमा करा दिए थे, बजट की घोषणा थी, हमारी सरकार के टाइम पे इसका शिलान्यास भी मंत्री महोदय द्वारा किया गया था, उसके बाद भी सरकार अब जाते जाते फंड्स अलॉटमेंट करके गई है। हमारा सुजानगढ़ का भी आरोपी है, भारत सरकार की तरफ से पूरा पैसा आ चुका है, अब स्टेट गवर्नमेंट कब टेंडर कॉल करेगी, कब सुजानगढ़ का हमारा छापर रोड का भी आरोपी का काम चालू होगा। अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने काम करने की इच्छा नहीं, और जो एक मजबूत गवर्नमेंट भारत सरकार की चल रही है उसके साथ अगर हमें इस जनता के बीच में इसी मांग को लेकर जा रहे हैं कि हमें एक मजबूत सरकार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में चाहिए, तभी ये डबल इंजन की सरकार अमृत काल में हिंदुस्तान जब विकसित बनेगा 2047 में, तो सपने को मोदी जी के सपने को हम पूरा कर पाएंगे। ये शासनकाल में जब 1 महीने में 7 आत्महत्याएं हुई तो हमने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी गई और उन्होंने उसके बाद तय हुआ कि हर कोचिंग सेंटर में काउंसलर रखे जाएंगे, बच्चों को काउंसलिंग करेंगे और जहाँ बच्चा डिप्रेशन में जाएगा वहाँ उसका उचित इलाज करेंगे, पर उसके बाद ये ठंडी बस्ती में चलेगी। राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में कहा कि हम इसके लिए एक रेगुलेटरी कमीशन बनाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, वो भी नहीं बनाया और ना ही इन्होंने काउंसलर रखे, ये दुर्भाग्य है। भरत सिंह कुंदनपुर द्वारा जिस तरीके से मुंडन कराया गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भरत सिंह कुंदनपुर का मुंडन हो, चाहे लाल डायरी के जनक राजेंद्र घुड़ा का ये कहना हो कि हमारी सरकार में जिस बहुत सरकार के मंत्री थे 50% कमीशन चलता है, अलाइनमेंट हमारी सरकार का खराब है, और चाहे दिव्या मदेरणा का कहना हो कि PhD विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। रामनारायण मीणा जी की बात करूं, मैं किस किस की बात करूं, 2 दर्जन से ज़्यादा सरकार के हिस्सों ने मुखर होकर ये खुले भ्रष्टाचार का विरोध किया है। भरत सिंह कुंदनपुर के पिताजी जुझार सिंह जी आज़ादी के संग्राम में लड़े हुए थे, बहुत वर्षों तक मंत्री रहे और भरत सिंह भी 4 बार के लगातार विधायक हैं। उनका मुंडन करवाना इस सरकार का मुंडन होगा। सरकार का मुंडन तब होगा जब सरकार के पर जितने भी बालनुमा ये MLA हैं सब नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने अपने बाल भेजे हैं, ये पहला उदाहरण होगा आज़ाद हिंदुस्तान में एक विधायक अपने मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप अपने बाल करके कहें कि आपका ईमान मर गया, इसलिए मरे हुए आदमी का तर्पण कर रहा हूँ, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सनातन धर्म पर प्रतिक्रिया आई थी पिछले दिनों में। सनातन धर्म के लिए प्रतिक्रियाएं, सनातन धर्म अनादिकाल से है, जन्म से मरण तक है। कई यहाँ अंग्रेज़ भी आए, मुग़ल भी आए, यमन भी आए, सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सका। सनातन धर्म पर हमले का मतलब है तो हमारी आस्थाओं पर हमला। जब आस्थाएं पर कोई हमला करता है तो उसकी स्वतः ही मौत हो जाती है, सरकार का बनना तय है। ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई है, किस रूप से देखते हैं? आपके नागौर क्षेत्र से वो आती है। पार्टी में सभी का स्वागत है।
ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी आता है स्वेच्छा से और पार्टी ज्वाइन करता है तो इसमें पार्टी को कोई नुकसान नहीं।